नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता धपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। बेरोजगारी और इनकम दो ऐसे मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट पेश कर सरकार की वास्तविक स्थिति को बयान किया गया है। किन मुद्दों पर सरकार को सफलता मिली है और कहां और कोशिशें करने की जरूरत है, सारी बातें इस रिपोर्ट में स्पष्ट बताई गई हैं। इसी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चलिए पहले मामला जो है आपको समझा देते हैं डिटेल से इस खास रिपोर्ट में। द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने देश में फैली असमानता को आंकड़ों की भाषा में पेश करने की कोशिश की है। रिपोर्ट में आमदनी, रोजगार, आर्थिक असमानता, आम आदमी की सेहत, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं तक पहुंच का सूरते हाल पेश किया गया है। रिपोर्ट में सरकार की ओर से इस असमानता को कम करने की पहल और उनकी कामयाबी का लेखा जोखा दिया गया है। रिपोर्ट में उन मुद्दों की भी पहचान की गई है जहां अभी और काम किया जाना बाकी है। रिपोर्ट में पेश आंकड़ों की बात करें तो देश में साफ तौर पर असमानता देखने को मिलती है। देश की आबादी में केवल 10% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 25,000 रुपए है। 10% लोग ऐसे हैं जिनका देश की कुल आमदनी के 1/3 हिस्से पर कब्जा है। वहीं कुल आय का 6 से 7% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास सिमटा हुआ है। रोजगार की बात करें तो 45.78% लोग स्वरोजगार यानी खुद के किसी काम में लगे हुए हैं। रोजगार में लगी वर्क फोर्स में दूसरा नंबर नौकरी पेशा लोगों का है। ये संख्या करीब 33.5 है। ये लोग सैलरी पर काम करते हैं, जबकि कैजुअली काम करने वालों की संख्या 20.71% है। गौरतलब है कि स्वरोजगार यानी खुद का काम करने वालों में गरीब या कम आय वर्ग के लोग सबसे ज्यादा हैं। 2019-20 में देश में बेरोजगारी का आंकड़ा 4.8% और काम करने वालों का आंकड़ा 47% है। लेकिन तस्वीर का एक सुनहरा पहलू भी है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर देश में हालात पहले से बेहतर हुए हैं। 2005 में जहां देश में ग्रामीण इलाकों में 1,72,608 हेल्थ सेंटर थे, तो 2020 में संख्या बढ़कर 1,85,505 हो चुकी है। संख्या के लिहाज से 1.5 दशक में ये नंबर भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इन हेल्थ सेंटर्स की बदौलत स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हुई है। 2015-16 में जहां 58.6% महिलाएं ही गर्भावस्था की पहली तिमाही में हेल्थ चेकअप करा पाती थी, वहीं 2019 से 21 के दौरान ये बढ़कर 70% हो गया है। डिलीवरी के 2 दिन के भीतर 78% महिलाओं को मेडिकल सुविधाएं मिल जाती है। देश में 80% नवजात शिशुओं को मेडिकल केयर मिल जाती है। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 तैयार करने वाली कमेटी ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। कमेटी ने बेरोजगारी और इनकम गैप्स को कम करने के लिए शहरी बेरोजगारों के लिए मनरेगा जैसी योजना और यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर काम करने की सलाह दी है। लोगों की मिनिमम इनकम बढ़ाने के लिए सोशल सेक्टर पर खर्च बढ़ाने की सलाह दी गई है, ताकि कोरोना जैसी महामारी अचानक आने से लगने वाले आर्थिक झटकों के चलते लोगों को गरीबी के गड्ढे में गिरने से रोका जा सके। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो रिपोर्ट में असमानता पर चिंता जाहिर की गई है और यहाँ पर सलाह सिफारिशें भी दी गई हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने वित्त वर्ष 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में दिया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इन योजनाओं की रूपरेखा कैसी होगी और इन्हें अमल में कैसे और कब लाया जाएगा। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्वागत करना चाहती हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव एट फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर चरण सिंह, सीनियर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार मेरे साथ जुड़े हैं, और साथ ही लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट के फाउंडर और सीईओ देवेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। सबसे पहला सवाल चरण सर के लिए होगा साफ तौर से। स्टेटस ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट में कई सारे पैमानों पर यहाँ पर जो है ताज़ा हालात बताए गए हैं तमाम सेक्टर्स में, जहाँ पर हम इनइक्वालिटी देख रहे हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमने पिछली जो रिपोर्ट आई थी 15-16 की, उसके मुकाबले सुधार देखा है। ओवरऑल व्यू इस रिपोर्ट से क्या निकल कर आता है, वो कौन सी ऐसी हाईलाइट पॉइंट्स हैं चरण सिंह जी जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, पॉइंट आउट करना चाहते हैं ऑब्जर्वेशंस के तहत?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो रिपोर्ट कल रिलीज हुई है वो बहुत टाइमली रिपोर्ट रिलीज हुई है, पर आप उसमें एक चीज़ का ख्याल रखिए कि रिपोर्ट का जो टाइम पीरियड कवरेज है वो मार्च 20 तक है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा कोविड का टाइम उसमें कवर हुआ है, ज्यादा कोविड का टाइम उसमें कवर नहीं हुआ है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कोविड के दौरान जो सरकार ने कदम उठाए हैं उनका उसमें थोड़ी चर्चा है रिपोर्ट में। वो इसलिए क्योंकि पॉवर्टी की स्टडी है जो की गई है बाय सुरजीत भल्ला, करण भसीन एंड डॉक्टर अरविंद विरमानी। तो वो जो स्टडी है वो कवर कर रही है कोविड के पीरियड को, और उसमें सरकार ने जो अपनी नीति अपनाई, लोगों को अनाज दिया और काफी एक्सटेंसिव स्कीम्स चलाई, तो वो स्टडी दिखा रही है कि जो पॉवर्टी रेशियो है, पॉवर्टी लाइन से नीचे पॉवर्टी बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि सरकार ने सबको खाना फ्री दिया और काफी दूर तक दिया, इसलिए लोगों का जो डर था कि देश में गरीबी रेखा से नीचे बहुत ज्यादा लोग चले जाएंगे, वो तो नहीं गए। वो स्टडी जो है वो इस इनइक्वालिटी रिपोर्ट में डिस्कस की गई है। एक बात और जो मैं कहनी चाहूंगा शुरुआत में, इनइक्वालिटी मेजर करना आसान काम नहीं है, उसमें काफी पहलू आते हैं, और हमारे देश में जैसे दुनिया भर में इनइक्वालिटी बड़ी है, और उन पहलुओं को अगर आप एक एक करके विस्तार से देखें तो आप देखेंगे कई जगह पर हम लोगों को फिक्र करना है। एक पहलू अगर आप देखें वो है यहाँ पर एनीमिक पॉपुलेशन की बात कही गई है, तो वो एनीमिक पॉपुलेशन थोड़ी बड़ी है। फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि ये 2020 तक का सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और उसका उन्होंने कंपैरिजन किया है दूसरे सर्वे के साथ जो 15-16 में हुआ है। तो 15-16 का सर्वे और 2019-20 का अगर सर्वे देखें तो एनीमिक पॉपुलेशन बच्चों में और विमेन में एनीमिक पॉपुलेशन थोड़ी बड़ी है। तो वो थोड़ी टेंशन की बात जरूर है, और उसमें सरकार कदम उठा रही है, पोषण स्कीम्स लाई हुई है। तो उस स्कीम के नीचे ये आशा है कि वो कुछ हद तक एनीमिया को और एनीमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब के पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी, प्रोफेसर अरुण कुमार सर। तमाम पैरामीटर्स पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बेरोज़गारी पर मैं बात करना चाहती हूँ, जो कि क्लियरली जो रिपोर्ट में बताया गया है, बेरोज़गारी उन लोगों के बीच में है जिनके पास डिग्री है, जिनके पास एजुकेशन है, और हमेशा से बेरोज़गारी हमारे देश में एक प्रॉब्लम रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो हाईलाइट किया गया है वो ख़ासतौर से ये है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे और डिग्री होल्डर लोगों के बीच में जो आंकड़ा है बेरोज़गारी का वो ज़्यादा है। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है, और इसका सुझाव और सॉल्यूशन क्या है आज की तारीख में? धन्यवाद। पहले तो आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। मैंने अभी रिपोर्ट तो देखी नहीं है, अब रिपोर्ट के बारे में रिपोर्ट ही देखी है कि क्या क्या उसमें हुआ। तो जो आपने सवाल पूछा वो तो काफ़ी समय से चर्चा में आ रहा है कि जैसे जैसे शिक्षा ज़्यादा है उतना ही बेरोजगारी ज़्यादा है उस तबके में। तो हमारा जो लेबर फोर्स होता है वो 15 से 64 साल के उम्र के बीच के लोगों का होता है। तो ये देखा गया है कि 15 से लेके 29 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, जो यूथ है, उसमें जितना उनकी शिक्षा ज़्यादा है उतनी ही बेरोजगारी उनकी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो अच्छे नौकरियां हैं उनकी तादाद बहुत कम बढ़ रही है। और उसके पीछे वजह यह है कि हमारे देश में, जैसे कि दुनिया में हो रहा है, ऑटोमेशन बहुत हो रहा है। तो जो अच्छे नौकरियां हैं, जो संघर्ष क्षेत्र की नौकरियां हैं, जो असंघर्ष क्षेत्र में भी अगर आप देखें जो अच्छी नौकरियां हैं, तो उनमें क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है तो इसलिए वहां पे नौकरी ज़्यादा नहीं बन रही हैं, और इसीलिए बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको सही काम नहीं मिल रहा। और इसीलिए जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करें हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कंपेरेबल कंट्रीज, ब्राजील हुआ या चीन हुआ, तो वहां से हमारा बहुत कम है, क्योंकि जो अच्छी नौकरियां हैं वो यहाँ पे बहुत कम बन रही हैं।
और इसलिए बहुत सारा। दूसरी बात यह कि इसमें जेंडर बैलेंस बहुत बिगड़ा हुआ है, खासकर महिलाओं में ज्यादा बेरोजगारी है, और जो पुरुष हैं उनमें इतनी बेरोजगारी नहीं है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है, पुरुष की संख्या इतनी कम नहीं है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि तरह तरह की इनइक्वालिटी है, आदमी और औरत के बीच में है, प्रांतों के बीच में इनइक्वालिटी है, और जो मतलब ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसके बीच में इनइक्वालिटी है। और फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इनइक्वालिटी और पॉवर्टी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आपकी हो सकता है कि गरीबी कम हो रही हो लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ रही हो। तो अगर नीचे के तबके की आमदनी कुछ बढ़ती है, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर का तबका है उसकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, हालांकि गरीबी थोड़ी कम होगी। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का डायरेक्ट लिंक नहीं है। पर हाँ, ये बात जरूरी है कि जो हमारे देश में, क्योंकि गरीबी भत्ता नहीं मिलता, जैसे कि एडवांस कंट्रीज में जब आप का रोजगार छूट जाता है तो आपको एक भत्ता मिलता है, तो आप कुछ समय इंतजार कर सकते हैं जिससे कि आपको सही काम मिल सके। जैसे अमेरिका में कई करोड़ लोग हैं, उन्होंने पैंडेमिक के दौरान अपना काम छोड़ दिया क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, उनको एक भत्ता मिल रहा है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, तो इसलिए जो जिसका जो काम छूट भी जाता है तो वो कोशिश करता है कि कोई ना कोई असंगठित क्षेत्र में काम करे, वो चाहे रिक्शा चलाए, वो चाहे ठेला पुश करे, या सिर पे बोझा ढोए, या कहीं और कुछ ऐसा काम करे। तो इसलिए हमारे यहाँ जो बेरोजगारी का आंकड़ा इतना नहीं बढ़ता है, लेकिन जिसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, वो बहुत बढ़ता है, और आमदनी जो है वो कम हो जाती है क्योंकि जो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क कम हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में आरबीआई के आंकड़े जो आए हैं पिछले समय में, तो वो दिखा रहे हैं कि हर परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन का काम मिलना चाहिए, लेकिन एवरेज में 45 से 50 दिन का ही काम मिल रहा है, यानी कि पूरा 100 दिन का काम नहीं मिल रहा है। तो हालांकि काम मिल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो एम्प्लॉयड है, वो अभी भी अंडर एम्प्लॉयड होता है। तो इसलिए जो बातें हैं हमारी जो इनइक्वालिटी की, उसमें बहुत सारे पेच हैं, और आप ये देखिए कि इनइक्वालिटी अलग अलग तरह से हम मेजर कर सकते हैं। एक वेल्थ इनइक्वालिटी होती है, एक इनकम इनइक्वालिटी होती है, और एक कंजम्पशन इनइक्वालिटी होती है। तो कंजम्पशन में इनइक्वालिटी इतनी नहीं होती जितनी इनकम में होती है, और उससे भी ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी होती है। और इनके आंकड़े कई तरह से आ रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट स्विस को हों, चाहे ऑक्सफैम के हों, चाहे बाकी और संस्थाएं के हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि इनइक्वालिटी बेतहाशा बढ़ी है हमारे देश में, दुनिया में भी बढ़ी है, हमारे देश में भी बढ़ी है। बिल्कुल, यहाँ पे शायद चरण सर भी कोई एक पॉइंट बोलना चाहते हैं। जी सर। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और ये इस पे काफी चर्चा भी होनी चाहिए। अभी बात यह है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, कौन हैं ये लोग? गांव से पढ़ लिख कर आए हैं, अभी खेती तो करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर ली, पर पिताजी या माताजी उस लेवल पे नहीं पढ़े, इसलिए पिताजी माताजी का जॉब उस लेवल का नहीं है, इसलिए अब ये बच्चे वो वाला जॉब तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थोड़ा एडवांस जॉब अपनी पढ़ाई लिखाई के मुताबिक अपना नया जॉब एक्सेप्ट करेंगे, और वो शायद मिल नहीं रहा होगा। तो उससे इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे लोग पढ़ लिख जाते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, और उनको, और खास बात ठीक है, क्योंकि अगर वो ही पुराने जॉब में करेंगे जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनको लगता है कि जो मैंने पढ़ाई लिखाई में अपनी पूंजी डाली है और उसको इन्वेस्ट किया है, वो तो पूरी वेस्टेज हो रही है। तो वो टेंशन तो है ही है, इसलिए वो अपनी मर्जी के बिना या अपनी मर्जी से नीचे जॉब नहीं लेंगे। एक और बात भी होती है, अगर मेरा पहला जॉब मेरी लेवल के नीचे ले लिया तो सारी जिंदगी उसको बेंचमार्क बना के ही मुझे आगे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा वेट कर लूं, और जो जॉब मैं चाहता हूँ वैसी ही जॉब मिले, ताकि आगे की जॉब मुझे उस बेंचमार्क से आगे मिलेंगी। तो इसमें दो राय नहीं है जो आपने कहा है। पर इसका अब सोल्यूशन क्या है? तो मैं तो एक प्रोफेसर रह चुका हूँ IIM बेंगलुरु में, RBHA प्रोफेसर पे 5.5 साल वहां रहा हूँ। तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों को अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए। सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है, आर्टिफिशियल, और बढ़ भी नहीं सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से प्राइवेट सेक्टर भी जो
मेजर प्राइवेट सेक्टर है वो मॉडर्नाइजेशन में जाएगा। उधर भी अगर आप करें कि वहां बहुत जॉब्स बढ़े, वो भी मुझे लगता है नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए सरकार ने इंक्यूबेटर्स बनाए हैं, स्टार्टअप कल्चर की बात की है, मुद्रा लोन शुरू किए हैं कि आप छोटे से शुरू करिए, या बड़े लोन बैंक अगर कन्विंस हो जाता है तो उस पे जाइए। पर मुझे लगता है कि ये समय अब आ गया है कि हम भारतवासी लोगों को जॉब ढूंढने की जगह प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपना कुछ नया शुरू करें। तो स्टार्टअप का पूरा फायदा लें और प्राइवेट सेक्टर में ही ये सारा कुछ हो सकता है। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर जो है अब तक थोड़ा बैकसीट लेता रहा है, ये सोच के कि जो सरकारी क्षेत्र है वहीं पर नौकरियां हैं और उसी को आगे बढ़ना है। पर अभी मेरा मन कई बार कहता है कि अभी तो वो सोशलिस्ट सोसाइटी जो 51 में हमने अडॉप्ट की थी वो तो नहीं रही। 1991 में हमने रिफॉर्म्स किए, प्राइवेट सेक्टर को अहमियत दी। अभी प्राइवेट सेक्टर का फर्ज बनता है कि आगे आए और आके जितना भी जॉब क्रिएशन हो सकता है कंट्रीब्यूट उसको करे। तीसरी बात, कई बार मैं सोचता हूँ कि ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से हम कंप्यूटराइज करके बड़े बड़े लोन लेके हाईली ऑटोमाइज्ड फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट में मामले में वो अच्छा कर सकती है, पर जो देश इस टाइम पे डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमने इंगेज करना है। डोल तरीका नहीं है। अगर आप घर बैठे बैठाए जवान बच्चे को पैसा देंगे, या तो वो ड्रग्स की साइड चला जाएगा या मॉइस्ट की तरह बंदूकें लेके सड़क पे उतर आएगा। डोल नहीं, मन को किसी तरीके इंगेज करना है, और मन को इंगेज करने के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है। इसीलिए आप अगर देखेंगे, मैं कई वर्षों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार को भी और लिख भी रहा हूँ कि जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने एक समय पे बहुत अच्छा रोल निभाया और देश में खाद्य पदार्थों की पूर्ण तौर पे बढ़ोतरी हुई, अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड को मन में रखते हुए एमएसएमई यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, जहां पर हम जवान लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना सिखाएं, हैंड होल्डिंग करें। बिल्कुल, स्वरोजगार की ओर लोगों को बढ़ाना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको आगे बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन देवेंद्र जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नौकरियों की भी कमी है, और अगर नौकरियां हैं तो शायद हमारे पास स्किल लेबर नहीं है, जहां पर भी हमें फोकस करना चाहिए? देखिए, मैं जब असमानता की बात करते हैं और समानता की बात करते हैं, इसको दो परिवेश में जरूर दिखाना चाहूंगा। जो मेरा परिप्रेक्ष्य है कि कुछ चीजें होती हैं जो सिस्टम से शुरू होती हैं, सरकार से शुरू होती हैं और समाज को बदलते हुए एक परिवार तक जाती हैं और डेवलपमेंट लाती हैं समानता के साथ। जैसे पीएफ का यूनिफाइड पोर्टल हुआ हो, कितने लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो पीएफ के दफ्तरों के धक्के खाते थे, अपने एम्प्लॉयर के धक्के खाते थे, लेकिन उनको पीएफ नहीं मिलता था। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर की फैसिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो सिस्टम में। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर इक्वालिटी को स्टेब्लिश किया है या इनहांस किया है। सेम उसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परिवार से शुरू होती हैं, समाज से शुरू होती हैं और देश को इफेक्ट करती हैं, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अभी एनएफएचएस 4 की रिपोर्ट की बात हो रही थी, 5 की रिपोर्ट की बात हो रही थी, और सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि एनीमिया बढ़ा है। अब आप देखिए कि देश के गाँव में 60% से लेकर 68% तक जो वुमेन हैं डिफरेंट जियोग्राफी में, वो एनीमिक पाई गई हैं। 15 to 49 वाली भी और दूसरी भी, जो अनमैरिड हैं वो भी, बच्चे भी बड़े हैं। एट द सेम टाइम जो आदमी है उसका जो परसेंटेज है वो 28% से लेकर 32% है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर गरीबी है तो पूरे परिवार में गरीबी है ना, खाली उस औरत के लिए गरीबी कोई है? तो इसका मतलब असमानता घर से शुरू हो रही है, समाज से शुरू हो रही है कि आदमी को खाने को दिया जा रहा है, औरत को नहीं दिया जा रहा है। पेट्रियार्कल माइंडसेट की यहाँ पर सीधा प्रूफ होता है, घरेलू हिंसा यहाँ पर सीधी प्रूफ होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऊपर से पहुंचती हैं लेकिन महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं। जब हम महिला और पुरुष का भेद करते हैं तो ये रियल एग्जाम्पल है कि घर में पैसा कमा करके या ना कमा करके दारू पी करके आने वाला जो इंसान है, उसका जो हीमोग्लोबिन है वो जो घर में एक लेडी जो शराब भी नहीं पी रही है उससे ज्यादा है। तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जब हम सिस्टम की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी हुए हैं जहां पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नाम का भी
डिस्ट्रिक्ट्स आए कि हम ऐसे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स को परफॉर्मेंस बूस्टर्स देंगे और उनको इक्वल पोजीशन पर लाएंगे ताकि वो समाज की जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ मिल करके वहां पर भी विकास हो सके। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहाँ पर आज जरूर रेज करना चाहूंगा कि जब सरकार से कोई चीज शुरू होती है, सिस्टम से कोई चीज शुरू होती है, तो असमानता भी ऊपर से आती है। आज आप देखिएगा जितने भी मंत्री हैं या जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके जो अपने डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जो गृह जिले हैं, उनके जो गृह विधानसभाएं हैं, वहां पर पॉलिसी, वहां पर डेवलपमेंट और वहां पर जो चीजें हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों से बहुत ज्यादा विपरीत हैं। तो हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम एक इक्वल समाज की, इक्वल सोसाइटी की, इंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं और हम ये चाहते हैं कि देश में हर जगह समानता के साथ विकास हो, समानता के साथ हर व्यक्ति को हर चीज मिल सके, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो। अभी जो आपकी रिपोर्ट है उसमें मैंने पढ़ा और बिल्कुल बहुत अच्छी बात ये कही है कि 95% जो बच्चे हैं वो आज टॉयलेट यूज कर पा रहे हैं अपने स्कूलों में। ये बहुत बड़ी इक्वालिटी दी है, पहले नहीं होता था, पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। ये बहुत बड़ा गैप जो है फिल होने की कोशिश की है, सरकार ने किया है और सरकार के एफर्ट्स ने किया है, बट एट द सेम टाइम हम उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, ये तरह तरह की चीजें ये आएंगी, ये चैलेंजेस हैं जो समय के साथ बदलेंगे, बट देश एक अच्छी दिशा में और एक अच्छे हाथों में है और हमें धैर्य के साथ अपना जो हमारा एक कह सकते हैं कि हमारा क्या रोल होना चाहिए, उस पर जरूर मंथन करना चाहिए कि हम अपने नियर बाय में कितनी इक्वलिटी दे सकते। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब हम थोड़ा सा इनकम इनइक्वालिटी की भी बात करते हैं, जहाँ पे चरण जी आपसे मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि रिपोर्ट में जो कहा गया है वो ये है कि लोगों की कमाई बड़ी है, लेकिन ये भी काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से ही बड़ी है। जो गरीब है वो अभी भी काफ़ी हद तक मार्जिनलाइज्ड है। इसको हम कैसे देखें और इसके लिए क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं? मैं आपसे एक दरखास्त करनी चाहूंगा। हम लोग अपने जो भारतवासी लोग हैं अपनी नीतियों को कभी भी सलाहते नहीं हैं और कभी उनको लोगों तक पहुंचाते नहीं हैं। हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, जैसे एक हीन भावना लेके बैठे रहते हैं। अब विदेश की नीतियां, मैं तो विदेश में बड़े साल रह के आया हूँ और वहां पर जो जगह जहाँ जहाँ मैंने काम किए हैं, जहाँ जहाँ पढ़ाई की है, वो दुनिया की सबसे बढ़िया जगहें हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि उनकी नीतियां हमारे से कहीं कम स्तर की होती है और वो इतना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं जैसे कि वही सब कुछ है और हम लोग कुछ नहीं है। एक उदाहरण लीजिए, देखिए हमने कोविड के दौरान एक स्कीम चलाई कि हम लोग करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दें। अब फ्री राशन देंगे, ये हमने स्कीम चलाई, हम लोग डरते रहे पता नहीं क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। अभी IMF में और एक PhD बच्चा है जो बाहर न्यूयॉर्क में है, उन्होंने रिसर्च की और इस रिपोर्ट में उसका वर्णन भी है कि जो फ्री राशन दिया उससे इतना फायदा हुआ कि जो लोग गरीबी रेखा के आसपास थे वो गरीबी रेखा के नीचे गिरे नहीं। अब दुनिया भर में, वर्ल्ड बैंक में, IMF में उस स्टडी की रिसर्च की जा रही है और सोचा जा रहा है कि हाँ, ये भी एक तरीका अपनाया जा सकता था। तो विदेशों ने क्या किया, उन्होंने उनको पैसे देने शुरू कर दिए, उनको डोल दी, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया। हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं, हम लोग तो टैक्स तो देते नहीं है सरकार को। हमारा टैक्स टू GDP रेशो 18% है, उन देशों में टैक्स टू GDP रेशो 35% है। पर किसी ने सरकार में सोचा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास इतना अनाज पड़ा है, वो अनाज को हम सीधा लोगों तक पहुंचा दें। और गाड़ियां चली और कहां से ट्रेनें चली और कहां तक गरीब से गरीब और मिडिल इनकम को भी फ्री राशन दिया गया। तो अभी एक स्टडी आ गई जिसने दिखाया कि वो फ्री राशन का कितना देश को फायदा हुआ। बिल्कुल। प्रोफेसर अरुण, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म के कदम उठाए गए हैं जिनका असर दिखने में हमें अभी समय लगेगा, और क्योंकि हम देख रहे हैं ये रिपोर्ट 1920 की है, उसके बाद कुछ क्षेत्रों में हमने बदलाव भी आते हुए देखा है। लेकिन इनकम जनरेशन और इनकम कॉन्सेंट्रेशन जो है, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, अर्बन एरियाज़ की बात करें, सभी जगह लगभग उसी तरह की स्थिति है। प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड कदम क्या उठाए जाने चाहिए? देखिए, आमदनी तो आदमी की तब बढ़ती है जब उसको काम मिलता है, और काम वो जहाँ पे कि उसको सही तरह की आमदनी मिल पाए। अभी हमारे जो बच्चे हैं उनमें स्किल लेवल की बहुत कमी है। खासकर जैसे एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आता है, वो बताता है 50% जो हमारे बच्चे स्कूलों में हैं गांव में,
तो वो 5वीं जमात में दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते हैं, तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और इसीलिए चक्कर ये होता है कि जब उनकी स्किल लेवल नहीं होती है तो वो अपना स्वरोजगार नहीं पैदा कर सकते, वो और दूसरी चीजें नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि शिक्षा पे हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, स्वास्थ्य पे तवज्जो देनी पड़ेगी। शिक्षा में अभी हमारा जो गोल था कि 6% जीडीपी का पब्लिक एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, हमने कभी 4% से ज्यादा नहीं खर्च किया। मलेशिया जैसे देशों ने 10% तक खर्च किया, तो वहां पे सब बच्चे स्कूल में आ गए। अभी भी हमारे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षा सही नहीं होती है, और इंडस्ट्री इसलिए कहती है कि हमारे जो बहुत सारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयबल है। तो जो ये ऐसी स्थिति है, तो असंगठित क्षेत्र में वो किसी ना किसी तरह का काम करते हैं, रेजिडुअल काम करते हैं, जहाँ पे कि आमदनी बहुत कम होती है, और क्योंकि उनमें बेसिक स्किल नहीं है तो वो आगे चल के भी वो गरीबी की रेखा के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि उनको मॉडर्न डे जॉब के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए जो उनके पास नहीं है। तो मेरा मानना है अगर हमें बेहतरी की तरफ जाना है, गरीबी खत्म करनी है और ये असमानता खत्म करना है, तो हमें शिक्षा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने किया, चीन ने किया। अमर्त्य सेन ने एक पेपर लिखा था 1986 में, जहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया कि 1947 में जब हम लोग आजाद हुए थे तब साउथ कोरिया, चाइना, ये सब भारत वगैरह सबकी स्थिति एक सी थी। वो लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन हम पीछे रह गए क्योंकि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। दूसरा ये कि हमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो माइक्रो सेक्टर है और जो स्मॉल सेक्टर है वहां पे रोजगार पैदा होता है, उसको मदद देने की बहुत जरूरत है, जिससे कि अगर वो पॉइंट होगा तो फिर जो रोजगार होगा, हाँ, और फिर असमानता कम होगी, गरीबी कम होगी। बिल्कुल। तो इस रिपोर्ट में एक तरफ जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पे हमें चिंता साफ तौर से दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी हैं जैसे कि हेल्थ की अगर हम बात करें, एजुकेशन की भी काफ़ी हद तक हमें एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि हम एक होलसम इम्प्रूवमेंट जो देखना चाहते हैं वो हम कब तक अचीव कर पाएंगे। और जैसा कि पैनलिस्ट भी हमारे कह रहे हैं, सरकार तो अपनी तरफ से काम कर ही रही है, ये हमारे निजी ऊपर भी होता है, हमारे ऊपर भी होता है, पर्सनली हर एक इंसान के ऊपर होता है कि वो कैसे अपने घर को, अपने देश को देखना चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।